हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर 2 क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का, जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज्ड in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some other producing services. These activities are happening around us every minute even as we speak. कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि आप इधर फोटो में देख सकते हो। एक्टिविटी मतलब काम, एक्टिविटी मतलब काम। ठीक है, तो एक ये देख सकते हो, ईंटा बना रहे हैं यहाँ पे लोग, कपड़ा बेचा जा रहा है यहाँ पे खेती की जा रही है, यहाँ पे सामान ढोया जा रहा है और इधर न्यूज़पेपर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पे गुड्स बनाने का काम हो रहा है और कहीं पे सर्विसेज दी जा रही है। जैसे ये न्यूज़पेपर वाले हो गए, ये कूली जो हैं, ये दोनों हो गए सर्विस देने वाले। कुछ बना नहीं रहे, बस हेल्प कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं। और इधर ये खेती बाड़ी हो गया, ये ईंटा बनाने का काम हो गया, ये सब हो गया कि ये गुड्स बना रही है, सामान बना रहे हैं बेचने के लिए। और ये इनके दुकान में कपड़ा है, ये बस इसको सेल कर रही हैं, कुछ बना नहीं रही हैं, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो सर्विस और गुड्स, ये दो चीज़ों का एक्टिविटीज़ जो है, काम जो है चल रहा है। ठीक है, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी गुड्स बनाने की है, कौन सी एक्टिविटी सर्विस की है? क्योंकि हमारे आसपास तो काफ़ी सारे काम हो रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर हर एक काम का नाम लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर उन सब का एक ग्रुप बनाना और उस ग्रुप का एक नाम रख देना बढ़िया होगा। क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, हर एक का नाम अगर लेना शुरू किया जाए अटेंडेंस में, तो अटेंडेंस लेने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएगा, या फिर 10 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम उन सारे स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर ग्रुप बना दें 25-25 का, 25-25 का, ठीक है, और पर्टिकुलर रूल बना दें कि भैया इस ग्रुप का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो आपके ग्रुप में एब्सेंट है, बस उसका नाम बता देना है आपको। तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, है ना, ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसी तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी काम है, उन सब काम को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आसानी से समझने के लिए ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप को हम सेक्टर्स कहते हैं। तो सेक्टर क्या हो गया? सेक्टर हो गया ग्रुप। सेक्टर मीन्स ग्रुप। किस चीज़ का ग्रुप? एक्टिविटीज़ का ग्रुप। किस चीज़ का ग्रुप? एक्टिविटीज़ का ग्रुप। आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर होगा आपको। नाउ यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे, कुछ टेबल वगैरह, डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है। तो देखिए एरो नीचे की तरफ है ना, आपको ये सारे फिगर देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, उसके बाद फिगर में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अलग अलग तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। वैसा काम जो पैसे के लिए किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वैसा काम जो पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। There are many activities that are undertaken by directly using natural resource. For example, cultivation of cotton.
It takes place within a crop season. For the growth of cotton plant, we depended mainly on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. Product of this activity cotton. Product is a natural product. Similarly, in the case of an activity like a dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, is also a natural product. Similarly, minerals and ores also natural products. So when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Why primary? Because it forms the base of for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल डेफिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए कि नेचुरल प्रोडक्ट आपको जिधर से मिल गया, नेचुरल प्रोडक्ट आपको जिधर से मिल गया वो आपका प्राइमरी सेक्टर है. तो प्राइमरी सेक्टर से आपको क्या मिलता है? नेचुरल प्रोडक्ट. प्राइमरी सेक्टर से क्या मिलता है? नेचुरल प्रोडक्ट. जैसे पहला एग्जांपल कॉटन की खेती का लिया था, तो कॉटन की खेती में नेचुरल रिसोर्स क्या क्या लगेगा? रेनफॉल है नेचुरल रिसोर्स, सनशाइन है नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट है नेचुरल रिसोर्स, और इन सब नेचुरल रिसोर्स को मिलाकर क्या बना? कॉटन, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है. नेचुरल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से बना है. नेचुरल रिसोर्स से बना है, इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट. आर्टिफिशियल रिसोर्स से बना होता तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए. इसी तरह से डेयरी का एग्जांपल लिया गया है, तो एनिमल पे डिपेंड करता है. एनिमल ऑब्वियसली नेचुरल है. फोडर इन सब पे डिपेंड करता है, तो मिल्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी तो नेचुरल प्रोडक्ट होगा. मिनरल, और ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है. तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में. अब चूँकि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट खेती बाड़ी से मिलता है, डेयरी फार्मिंग से मिलता है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसलिए इनको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इनमें नेचुरल प्रोडक्ट मेनली इन सारे एरियाज से मिलता है. समझ में आया? प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर जहाँ से हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके मिलता है. ओके, जैसे खेती बाड़ी करोगे तो बारिश हो गया, धूप हो गया, है ना. नाउ सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. Product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be done in a factory, a workshop, or at home, like using cotton fiber, which is a natural product. From the plant we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, again sugarcane, natural product. We make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses.
earth, that is soil, which is a natural resource. It is not a product, okay? It is a natural resource. All right, and through the use of this earth we have made bricks, which is a natural product. Why natural product? Because it has been made by the natural resource. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that come up, it is called the industrial sector. तो सेकेंडरी में क्या कह रहा है? Look, whenever you are going to make any product from this natural product by the process of manufacturing, अब आपको कोई सामान बनाना है, ठीक है, इस नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके. कैसे बनाएंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग करके. मैन्युफैक्चरिंग आप या तो फैक्ट्री में कर लीजिए, या हाउस में कर लीजिए, या कहीं पे भी, लाइक कोई शॉप वगैरह हो गया आपका, वर्कशॉप, दुकान वगैरह, छोटा मोटा दुकान हो गया, उसमें कर लीजिए. तो आप क्या कर रहे हैं? आप नेचुरल प्रोडक्ट को गुड्स बना रहे हैं, फाइनल गुड्स बना रहे हैं, यानी कि आप उसको इंडस्ट्रियल गुड्स बना रहे हैं. इंडस्ट्रियल गुड्स बना रहे हैं आप उसको. समझ में आया? तो आपने नेचुरल प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल गुड बनाया. कैसे? मैन्युफैक्चरिंग करके. मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम फैक्ट्री, हाउस या वर्कशॉप में इस नेचुरल प्रोडक्ट को अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाना, कॉटन यार्न बनाना. शुगर केन से गुड़ बनाना. तो ये आप कैसे कर पा रहे हैं? ये जिस प्रोसेस से आप कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग. और आप काम क्या कर रहे हैं? आप प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, आप प्राइमरी को सेकेंडरी में चेंज कर रहे हैं. तो याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हो. यह सिंपल सा दिमाग में रखना है कि जहाँ पे भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करके कुछ भी सामान बनाया जा रहा है, सामान मतलब गुड्स, ठीक है, सामान मीन्स गुड्स, कमोडिटी. नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करके अगर कोई भी सामान बनाया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. आई होप समझ में आ गया होगा. एंड सिंस मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडस्ट्री में होता है तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं. नाउ आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. These activities do not produce a good, but they are an aid means help, assistance, or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk others over telephone, or send letters, or borrow money from banks.
टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो ये जितनी भी चीज़ें हुई ना जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में काम आएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में काम आएंगी। प्राइमरी सेकेंडरी का डेवलपमेंट कैसे होगा? खाली सामान बना के रखने से थोड़ी ना होगा। आप सामान को मार्केट तक ले जाओ तब ना पैसा कमाओगे, तब तो और ज़्यादा सामान बनाने का मन करेगा। मतलब सामान बना क्यों रहे बेफालतू का, अगर उसको बेचना ही नहीं है तो बेचने के लिए बना रहे हैं या फिर खाने पीने के लिए बना रहे हैं, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट आ गया, स्टोरेज आ गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग जो सपोर्ट कर रहा है, उसको डेवलप होने में सपोर्ट कर रहा है, ट्रेड हो गया। तो ये सब एक्टिविटीज़ टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है डेवलप होने में, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉब मिलते हैं लोगों को। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का ही काम देख लो। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, बहुत सारा काम मिलता है इन सब सेक्टर में, है ना। ट्रांसपोर्ट में बहुत काम मिलेगा आपको, स्टोरेज में काम मिलेगा, बैंक में काम मिलेगा, स्कूल में काम मिलेगा। तो ये सब हो गया सर्विस सेक्टर क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब तीनों का एक बार अच्छे से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर आपको नेचुरल प्रोडक्ट देगा, उस नेचुरल प्रोडक्ट से आप सामान बनाएंगे और फिर इस सामान को आप टर्शरी सेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेज देंगे बेचने के लिए। तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, ऐसे सर्विसेज जिससे कोई गुड्स नहीं बन रहा है, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब वो लोग हैं ना कि कुछ सामान नहीं बना रहे हैं, ये नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, मतलब अपने सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। वो प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो ये सारे डायरेक्टली किसी चीज़ का, किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स कई नई सारी टेक्नोलॉजीज़ भी है, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। यही तो समझाना चाह रहे थे कि इंटरडिपेंडेंट है सब। कैसे? देखो, प्राइमरी से मिलता है नेचुरल प्रोडक्ट, इस नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है सेकेंडरी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बीच में ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ भैया मोबाइल में बात भी तो करना ज़रूरी ना कि सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है। पेमेंट करना है, बैंकिंग, है ना। फिर इसको ले जाके मार्केट में बेचना है, यानी कि ट्रेड करना है। तो इस दोनों को आपस में लिंक कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी नहीं होगा तो प्राइमरी का क्या ही रोल होगा भाई। और अगर प्राइमरी नहीं हुआ तो सेकेंडरी को सामान कहाँ से मिलेगा, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर सर्विस सेक्टर रख के क्या करेंगे। समझ में आया? तो तीनों आपस में डिपेंडेंट है। बाकी देख लीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा हुआ है। नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स। We are talking about production activities produce a very large number of goods and services। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में either we produce goods or we produce services। Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services।
एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ओके, इस तीनों सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, यही लोग मिलकर बनाते हैं, यही लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। तो कई सारे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन इच सेक्टर। तो कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। हो सकता है गुड्स ज़्यादा बन रहा हो, या हो सकता है सर्विसेज ज़्यादा बन रही हो सकता है प्राइमरी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, टर्शरी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। टोटल प्रोडक्शन, हेयर कम्स द क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्शन। So many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture, everything which we make. सोचो, पॉसिबल है ऐसा काउंट करना टोटल कितना सामान बना है देश में? क्या हर एक कंप्यूटर को काउंट करना पॉसिबल है? गाड़ी, कंप्यूटर, नेल्स, फर्नीचर, सबको? To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual number. तो हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, वैल्यू का यूज़ करते हैं हम लोग पता करने के लिए टोटल प्रोडक्शन को। तो टोटल प्रोडक्शन पता करने के लिए कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, हम लोग वैल्यू को यूज़ करते हैं। हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वैल्यू को। जैसे वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि हमने 2 बिस्किट ख़रीदा है अगर, तो 2 बिस्किट हमको कितने रुपए का पड़ा है? तो मान लीजिए 1 बिस्किट 3 रुपए का पड़ता है, तो 2 बिस्किट कितने का पड़ रहा है? 6 रुपए का पड़ रहा है। तो ये हो गया वैल्यू। ये क्या हो गया? वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्वांटिटी जो है आपका, कि कितना सामान आप खरीदे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइस से। तो वैल्यू मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ये हो गया आपका वैल्यू। क्लियर? यही एग्जाम्पल देके इधर समझाया यहाँ पे जो मैंने आपको समझा दिया। 10,000 किलो ऑफ वीट सोल्ड 20 रुपीज़ पर kg, देन द वैल्यू विल बी 2 लाख। सो यहाँ पे क्या किया गया? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। देन 5,000 कोकोनट्स, 15 रुपये पर कोकोनट, तो 15 पचे 75 हो गया ना, वैल्यू निकल गया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो इसी तरह प्राइमरी का वैल्यू निकाला जाएगा, सेकेंडरी के गुड्स का वैल्यू निकाला जाएगा, देन टर्शरी के सर्विसेज का टोटल वैल्यू निकाला जाएगा, और उसके बाद तीनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तीनों वैल्यू को। तो इससे क्या मिला हमें? इससे हमें मिला टोटल वैल्यू, यानी कि पूरा टोटल वैल्यू, ठीक है। देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड that is produced and sold needs to be counted. Not every good और सर्विस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसको काउंट करना ज़रूरी नहीं है हर एक को। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। पता है क्यों? देखो, अगर चाय पीने जा रहे हो, ठीक है,
चाय पीने जा रहे हो तो सिर्फ चाय का पैसा दोगे या फिर अलग अलग हिसाब बैठाओगे? हाँ भैया बताइए चीनी का कितना हुआ, हाँ भैया बताइए मिल्क का कितना हुआ, हाँ भैया बताइए टी का कितना हुआ, टी लीव्स का। तो बोलेगा पागल उगल हो काजी, अलग अलग क्या तुम दाम जोड़ रहा है कि शुगर मिल्क का टी लीव्स का कितना कितना हुआ? डायरेक्ट पूछो कि चाय का कितना हुआ। तो चाय हो गया आपका फाइनल गुड्स, ठीक है। और ये सब क्या हो गया आपके इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब क्या हो गया आपके इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब मान लो कि गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, तो वहाँ जाके ऑपरेशन का फीस पूछोगे या फिर पूछोगे कि स्टिच करने का कितना लगा डॉक्टर साहब, सिरिंज लगाने का बेहोशी वाला कितना लगा डॉक्टर साहब, चीड़ फाड़ करने का यानी कि ऑपरेट करने का कितना लगा डॉक्टर साहब, पानी चढ़ाने का कितना लगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलेगा कि भागा कि नहीं, ऐसे करेगा दिमाग खराब तू। तो डायरेक्ट पूछना होता है ना कि ऑपरेशन का कितना लगेगा, है ना, अलग अलग थोड़ी ना पूछोगे। तो ये हो गया फाइनल सर्विसेज, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेम यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, तो इसको भी स्किप कर रहे हैं, समझा दिए आपको। अभी देखो क्या है ना, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्यों डायरेक्ट जाके चाय का दाम पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना पहले से कि इन सारे का प्राइस मिलाई के तो बोल रहा है ना बंदा। अब चाय का वो बोल रहा है 5 रुपया, तो आपको तो समझ में आता ही होगा कि 5 रुपया बोल रहा है, तो वो अपना देख रहा है कि हाँ भाई इसको कितना खर्चा बैठा हुआ था, इसमें जो चीनी मिला हुआ है, जो मिल्क मिला हुआ है, जो चाय पत्ती मिला हुआ है। तो आपको तो पता ही है कि जो भी बंदा चाय बेच रहा है वो अपना इसको ऐड कर ही के बेच रहा है ना। तो बार बार हम इसका भी काउंटिंग करेंगे, इसका भी काउंटिंग करेंगे तो गलत ना हो जाएगा, है ना। तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग मतलब एक बार इसको भी काउंट कर लिए, मान लो कि 3 रुपया टोटल लगा है एक कप चाय में, एक कप चाय में 3 रुपये का पूरा सामान लगा है और 2 रुपया प्रॉफिट बना रहा है चाय वाला अपना, ठीक है। तो टोटल कितने का, एक कप चाय कितने का हो गया, 5 रुपये का, ठीक है। अब हम अगर बोले तुमको कि तुमको सारा टोटल वैल्यू जोड़ना है, तो तुम जोड़ने बैठोगे कि चीनी था, चीनी नेचुरल प्रोडक्ट है, फिर मिल्क नेचुरल प्रोडक्ट है, टी लीव्स नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उस तीनों का वैल्यू ऐड करेंगे। चाय मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, चाय का वैल्यू ऐड, अरे पागल हो क्या भाई, अगर वैसे ऐड करोगे तो 5 रुपया चाय का कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और 3 रुपया की नेचुरल प्रोडक्ट है, तो ये तो मिला के 8 रुपया हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है एक कप चाय के दाम से, है ना। तो ये आप सबको पता ही है ऑब्वियसली कि इस 5 रुपये में दोनों इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसलिए ये डबल वाला जो काउंटिंग है ना, ये डबल काउंटिंग नहीं किया जाता है, ये डबल काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो ये जो टोटल वैल्यू जो जोड़े थे ना यहाँ पे, यही आपका जीडीपी है, ठीक है। हर एक सेक्टर में टोटल कितने का सामान बिका है। प्राइमरी में आपका नेचुरल प्रोडक्ट कितने का बिका, वैल्यू टोटल, क्योंकि हर एक नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में थोड़ी ना जाता है। जैसे देखो गन्ना तो लोग ऐसे भी नॉर्मल भी खाते हैं, है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि इंडस्ट्री में ही हर बार जाए। तो प्राइमरी से आने वाले टोटल हो गए, कितना कितना का सामान बेचा आपने, सेकेंडरी में कितना का सामान आपने बेचा, क्योंकि वैल्यू तो वही है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस। टर्शरी में आपने कितने का सर्विस दिया,
तो ये तीनों का टोटल वैल्यू मिला दिया तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। तो जीडीपी क्या हो गया, ये हो गया फाइनल वैल्यू, फाइनल का ही है टोटल का ही है, ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि फाइनल गुड्स जो था आपका, फाइनल गुड्स का जोड़ेंगे ना, इंटरमीडिएट वाले का थोड़ी ना जोड़ेंगे। तो फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज, इसका टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाता है, और वो भी 1 साल के अंदर में। और आपके देश के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह जाके कमा रहे हैं, दुबई वगैरह जाके कमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कमा तो हम भी रहे हैं ना, यहाँ तो सामान हम भी खरीद रहे हैं। तो भैया दूसरे का नहीं देखना है, ठीक है, आप सामान दूसरे के देश में जाके खरीद रहे हैं ना, हमारे देश में थोड़ी ना खरीद रहे हैं। हम तो आपको सीधे बोल दिए कि वैल्यू पे जोड़ना है। तो वैल्यू पे जोड़ना है मतलब आपको अपने देश के अंदर सामान खरीदना होगा, तब ना आपके देश का जीडीपी होगा। तो देश के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है, और 1 साल का, क्योंकि एनुअल होता है ये, एनुअली इसको जोड़ा जाता है, एनुअली खर्चा देखा जाता है कि एनुअली कितने रुपए का हुआ है, ठीक है, इसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि आपका मार्केट कितना हो रहा है, मार्केट मतलब इकोनॉमी, मार्केट मतलब इकोनॉमी, कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, मतलब कितना रुपया है आपके मार्केट में। तो इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री with the help of various government departments of all the Indian states and UTs, collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। आपको पता है ना टोटल वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल क्वांटिटी, एंड देन प्राइसेस, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस क्या होगा, वैल्यू, और यही टोटल वैल्यू तो जीडीपी होता है ना, तीनों सेक्टर के वैल्यू को जोड़ देंगे तो जीडीपी हो गया। तो हमारे यहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री काम करती है जीडीपी निकालने का। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट began to bring out the contribution of 3 sectors towards gross value added। वैल्यू तो समझ में आ ही रहा होगा, आप ऐड कर रहे हैं, है ना, तीनों, ग्रॉस मतलब तीनों सेक्टर, सारे सेक्टर के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर टुवर्ड्स द जीडीपी टू बी एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो जीवीए मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर। तो ग्रॉस वैल्यू क्या करता है, दिखाता है कि कितना कितना किसका कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी से कितना वैल्यू बन रहा है, सेकेंडरी से कितना वैल्यू बन रहा है, टर्शरी से कितना वैल्यू बन रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। हाँ भाई, ये तो हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एंड सब्सिडीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल लर्न मोर अबाउट द जीवीए एंड डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए इन हायर क्लासेस। तो जीवीए आपको अभी नहीं पढ़ना है, जीवीए आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। आपको इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ जीडीपी, जीवीए आपको नहीं पढ़ना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, खाली जीडीपी। जीवीए आप पढ़ेंगे 11th-12th में। Now, historical change in sector. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of the economic activity। किसी भी देश में सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, वो होता है प्राइमरी। पुराने ज़माने में भी देखो, खेतीबाड़ी पहले शुरू हुआ, उसके बाद में ट्रेड शुरू हुआ। तो खेतीबाड़ी हुआ, मेरे पास सामान आया तभी तो बेचेंगे ना, सामान ही नहीं रहेगा तो कैसे बेचेंगे। As method of farming changed and agriculture sector began to prosperous, it produced much more food than before. Many people could not take up other activities. There were increasing number of craft person and traders. Buying and selling activities increased many times। जो मैंने आपको बात बोला वही बात है कि आपको प्राइमरी प्रोडक्ट से सामान मिलेगा तब ना बेचिएगा, तो सामान मिला तो आपने बेचना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट का काम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, तो कई सारे काम है। मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है,
इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग भी इसी में हैं और सबसे ज़्यादा गुड्स भी यही प्रोड्यूस कर रहा है। ओवर अ लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories. They were forced to do so, as you read in history chapters. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. The secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, shift had taken place, importance of the sectors had changed. तो कंट्री जब डेवलप होना शुरू होती है तो प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा योगदान रहता है। धीरे धीरे जब लोगों के पास पैसा आने लगता है, लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, तो लोग और काम करने लगते हैं खेती बाड़ी के अलावा, इंडस्ट्री वगैरह बनाने लगते हैं लोग, तो वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी सेक्टर का। In the past 100 year, there has been a further shift from secondary से tertiary. उसके बाद और ज़्यादा पैसा आपके पास होने लगेगा और मार्केट आपका बढ़ने लगेगा, आप बाहर जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तब इमर्जेंस होगा टर्शरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। तो यही जनरल पैटर्न देखा गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। क्या जनरल पैटर्न? कि वो प्राइमरी से शुरू करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से, फिर जब इनका नेचुरल प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलने लगता है, इनके पास एक्स्ट्रा बचने लगता है, तब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि तब ये सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करते हैं कि यार अब पैसा कमाना है। जब ये पैसा कमा लेते हैं तब ये और बढ़िया मतलब लोगों को जॉब देते हैं यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी टर्शरी सेक्टर फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैटर्न क्या है। पैटर्न है पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स? हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़? इंडिया डेवलपिंग है ना, तो देखते हैं कि क्या डेवलप्ड और डेवलपिंग में सेम पैटर्न चल रहा है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, या डिफरेंट है। ग्राफ 1 शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। ग्राफ 1 में प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज दिखाया जा रहा है तीनों सेक्टर में, यही है ग्राफ 1। और देखो जीवीए यहाँ पे, जीवीए क्यों? जीवीए बताने के लिए कि कौन से सेक्टर का कितना वैल्यू कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर का। तो प्राइमरी का जीवीए, सेकेंडरी का, टर्शरी का। तो ग्राफ 1 में गुड और सर्विसेज दिखाया गया। 1977 से 78 में देखो और 2017 से 18 में देखो। ब्लू है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो प्राइमरी का रेशियो ज़्यादा है, इसके बाद टर्शरी है और सेकेंडरी बहुत कम है अपने इंडिया में। अब 2017-18 में देखो, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर है टर्शरी, उसके बाद आप देखोगे तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा, और लास्ट में कंट्रीब्यूशन मतलब वैल्यू रुपया, ठीक है। तो सबसे कम रुपये के टर्म में कौन है? प्राइमरी, और सबसे ज़्यादा रुपये के टर्म में कौन है? टर्शरी। और जबकि पहले उल्टा था, पहले रुपया के टर्म में सबसे ज़्यादा कौन चल रहा था? प्राइमरी, और सबसे कम चल रहा था सेकेंडरी। दूसरा में देखो सेकेंडरी भी आगे निकल गया है ना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा है 40 सालों में। नाउ राइजिंग, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा एक बार याद से। राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? 40 साल में आप देखें ना, 1977 का डेटा आपने देखा, 77-78 का, तब से लेकर 2017-18 तक प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में बढ़ा है।
ऐसा नहीं कि किसी एक में बढ़ा, तीनों में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर आपको क्या प्रोड्यूस करके देता है? सर्विस। टर्शरी सेक्टर क्या प्रोडक्शन करता है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। तो 2017-18 में आप देखिए टर्शरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्शन इसमें सबसे ज़्यादा हुआ, सर्विस सेक्टर में सर्विस सबसे ज़्यादा बना। तो व्हाई इज़ द टर्शरी सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए टर्शरी सेक्टर? तो बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न, किसी भी देश में, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, किसी भी देश में आप देखेंगे कि कई सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे हॉस्पिटल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। ये सभी किसी भी देश के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये सब किस में आता है? ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर में। इन सभी को बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, बेसिक सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट को ही पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है इन बेसिक सर्विसेज के लिए, कि हम आपको बढ़िया पुलिस स्टेशन, बढ़िया टेलीग्राफ सर्विस, बढ़िया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बढ़िया डिफेंस ट्रांसपोर्ट, बढ़िया बैंक प्रोवाइड करेंगे। नाउ तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि इंडिया में भाई सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि बेसिक है हमारे लिए। ठीक है। सेकेंडरी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्राइमरी सेकेंडरी में, उतना ज़्यादा ही ट्रांसपोर्ट का काम कर लेंगे, ट्रेड, स्टोरेज, इन सब का काम उतना ज़्यादा ही होगा, तो पैसा उतना ज़्यादा ही आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जितना ज़्यादा डेवलप करेगा, उतना ही ज़्यादा इसको हेल्प करने वाला टर्शरी सेक्टर भी डेवलप करेगा। और तीसरा रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है ना, तो सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। तो जैसे जैसे पैसा जेब में आता है ना, वैसे वैसे दिल की बात निकलने लगती है कि अब बाहर जाके खाएंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है। ओके, तो यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़। शहर में देख सकते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीवीए देख सकते हैं आप अपने इधर। ठीक है। नाउ चौथा रीज़न क्या है? पिछले 10 साल में या उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। इसके डेवलप होने से और नई सारी सर्विसेज जो है ऐड हो गई टर्शरी सेक्टर में। ठीक है। लेकिन एक बात को माइंड में रखना है, सभी सेक्टर एक जैसा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और कोई ग्रोथ उतना नहीं कर पा रहा है। भाई हमारे यहाँ जो भी सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे लोग तो अलग अलग एम्प्लॉयड है ना, सब तो एकदम सारा नौकरी एकदम वेल क्वालिफाइड के लिए तो नहीं है। कुछ नौकरी ऐसे के लिए भी है जो उतना पढ़े लिखे नहीं है ना। एट वन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज है, ज़्यादा सर्विस भी नहीं है हमारे पास, और बहुत थोड़ी सी सर्विस है जिसमें हमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर चाहिए। और दूसरी तरफ वर्कर ढेर सारे मौजूद हैं, छोटे छोटे दुकानों में, रिपेयर के शॉप में, ट्रांसपोर्ट में। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि कहीं पे वर्कर की कमी है, कहीं पे काम की कमी है। तो ये जो लोग हैं मुश्किल से अपना रोज़ी रोटी चला पाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना काम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भाई अल्टरनेटिव नहीं है।
इस चीज़ को याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए चाहे जैसे में भी गुजारा करना पड़े, जो भी काम मिलता है वो करते हैं लोग, समझे। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। सिर्फ एक हिस्सा ही बढ़ता है इम्पोर्टेंस में, डेवलप करने में, बाकी कुछ ना कुछ कमी की वजह से पीछे रह जाता है सेक्टर सब, ठीक है। वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, काम क्यों करते हैं लोग यार। तो 40 साल का डेटा उठा के देखो, देखने को मिलेगा। Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created. जॉब्स ही नहीं है। लोग प्राइमरी सेक्टर में क्यों चले गए? नंबर ऑफ पीपल जो है, पहले 71 था, अब 44 है। पहले 18 था, अब 31 है। पहले 11 था, अब 25 है। लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में। क्यों प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्टरनेटिव। ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं तो क्या करेगा बेचारा, समझ में आया। दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. Same applies to the tertiary sector. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service rose around 5 times. तो ग्रोथ तो बहुत हो रहा है, लेकिन इनइक्वल ग्रोथ हो रहा है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly agriculture में, GVA का 1/6 प्रोड्यूस करने में। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। अब देखो भाई, सर्विस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में इधर मशीन्स अवेलेबल होते हैं, तो इधर उतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी करना है और हल्का सा प्रॉब्लम की वजह से पूरा फसल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इधर जो है ना, प्रॉपर मशीन से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में मशीन नहीं लगा सकते। अब देखो, मान लो कि तुम अनाज उगा रहे हो, ठीक है। अब इधर तुम बोल दिए कि भाई लोग नहीं इसको सैपलिंग को पानी में मिट्टी में डालेंगे, बल्कि मशीन मिट्टी में लगाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी है भाई कि सही से वो लगा देगा। अच्छा चलो ये लगा दिया मान लिए, अब मान लो चाय पत्ती का खेती है, तो ऊपर में से तोड़ना पड़ता है, तब कैसे होगा? तब तो दिक्कत है। या मान लो कि बैम्बू का पेड़ है, तो बैम्बू का पेड़ होता है, पता ही होगा कि एकदम लाइन से होता है, सीधा 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 सीधा, है ना। तो आप इसको कटिंग करने में लग जाओगे अगर, कि भैया हमको लकड़ी लेकर जाना है, ठीक है, काट दिए, काट के लेके चल गए फैक्ट्री में, कि फैक्ट्री में सामान बनेगा। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप उधर बैठ के कांटी वाटी ठोक ठाक के बनाएंगे सामान को। उधर जाके वो मशीन में लग जाएगा लकड़ी, और वो खुद से कटाई छटाई सब करना शुरू हो जाएगा, टेबल वेबल मशीन खुद से बना के दे देगा। तो जहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके जगह पे एक मशीन काम कर रहा है, तो 100 लोग की नौकरी ख़त्म। तो कहाँ जाएंगे? इस दोनों में ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो कहाँ चल जाएंगे? प्राइमरी में चल जाएंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, लोग अंडर एम्प्लॉयड होकर काम कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयड मतलब काम है लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। काम कर रहे हो दिन में 10 घंटा, अब पैसा महीना में मिल रहा है 2000 रुपया, क्या फ़ायदा? इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड होना, ठीक है। तो
For instance, take the case of a small farmer Lakshmi owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain और crops उगाती है ज्वार एंड अरहर. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. 2 हेक्टेयर के ज़मीन में 5 लोग लगे हुए हैं काम करने में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है और कहीं काम करने का. तो हर कोई काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं बैठा हुआ है. लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया है. यानी कि कोई भी पूरी तरह से सारा काम नहीं कर रहा है. किसी को बोलेगा जाओ जाके तुम पानी पटा दो, वो बोलेगा अरे हम थक गए अब तुम जाके पानी पटाओ. तो एक बंदा कोई स्पेशलाइज्ड काम नहीं कर रहा है, सब मिल के काम कर रहा है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं. तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई आपकी. काम करने की क्षमता कम हो गई आपकी. जितना काम करना चाहिए था आपने किया ही नहीं. तो इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. बस लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए था ना काम, उतना काम नहीं किए. समझे? तो पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, वर्क लेस देन पोटेंशियल. यही आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. आप ज़्यादा काम कर सकते थे, लेकिन चूँकि देख रहे हैं लोग बहुत सारे हैं इसमें काम करने में, तो आप उतना कर नहीं रहे. चलिए, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये हिडन होता है. ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होता है. मतलब आपको बस सामने से देखो, लिटरली बता रहे हैं स्कूल में क्या हाल होता है. कई स्कूल ऐसे हैं ना कि जिसमें सैलरी जो है, महीने भर आप काम करोगे 30 डेज़, और सैलरी आपको कितनी मिलेगी पता है, 5,000 रुपया या 6,000 रुपया. अब सोचो, आपको तो दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं खूब, एकदम मन लगा के खूब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं? नहीं. तो वो काम क्या हो गया आपका, अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होता है. लोग को लगता है कि काम कर रहा है बंदा, लेकिन लिटरली कोई काम नहीं है उसको, बेचारे को. ठीक है. और अनएम्प्लॉयड अलग होता है. ठीक है, अनएम्प्लॉयड अलग होता है. अनएम्प्लॉयड मतलब काम करना तो चाहता है, लेकिन काम अवेलेबल नहीं है. और अंडर एम्प्लॉयड काम अवेलेबल है, लेकिन उसके पोटेंशियल के हिसाब से वो काम नहीं है. मतलब वो अपने आप को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसीलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. मतलब छिपी हुई बेरोज़गारी. ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास है, सिंपल से एग्जांपल, एक क्लास है, एक क्लास में नहीं क्लास नहीं, घर में मान लेते हैं, ये ज़्यादा सही एकदम रहेगा, तुरंत समझ में आएगा. एक घर में एक बेटा है. ठीक है, तो सारा काम इसी बेचारे को करना है. तो ये खूब काम कर रहा है, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा काम करेगा. प्रोडक्टिविटी मतलब काम. ठीक है, ज़्यादा काम करेगा. अब इस घर में 2 बेटा हो गया. ठीक है, अब दोनों में हिसका होगा. ये बोलेगा ए तुम जाके काम करो, ये बोलेगा नहीं तुम जाके काम करो, हम नहीं करेंगे. तो इसके चक्कर में क्या हुआ, पहले जितना काम कर रहा था अकेले, अब उतना काम नहीं करेगा, तो अब प्रोडक्टिविटी कम होगा. अब मान लो कि एक और बच्चा है. ठीक है, 3 बच्चा हो गया. अब तीनों झगड़ेगा. ये बोलेगा तू जाके कर, बोलेगा नहीं तुम करो, बोलेगा हम नहीं करेंगे तुम करो, बोलेगा तुम करो. तो सब आपस में लड़ेगा, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, तुम करो तुम करो तुम करो. तो सब थोड़ा थोड़ा काम करेगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी और कम हो गया. काम वही है 100 यूनिट का, 100 यूनिट काम करना है. पहले एक बंदा 100 यूनिट अकेले कर ले रहा था, फिर 50-50 हो गया, अब 33-33 हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही काम बढ़ जाता है. तो बस अब खुद सोचो, अगर एक बंदा इसमें काम ना भी करे, अगर हम इसको निकाल दें काम से, आउट कर दें कि तुम निकलो तुम काम नहीं करोगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस काम पर, इस 100 यूनिट के काम पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. ये दोनों करेगा ना भाई फिर. ठीक है, तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है, इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सेम एग्जाम्पल वगैरह देकर इधर समझाया जा रहा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है. तो इसी तरह से कई सारे फार्मर हैं, लैक ऑफ फार्मर हैं लक्ष्मी की तरह,
दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। तो इसलिए भैया एग्रीकल्चर में इतने आदमी है ना, अगर तुम निकाल भी दोगे आदमी को उसमें से तो खेती बाड़ी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो उतना ही है, बस लोग ज़्यादा हो गए थे इसलिए लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, काम तो उतना ही है। तो प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। असर किस पे पड़ता है? इनकम पे। ठीक है, पहले एक बंदा काम कर रहा था खेती बाड़ी में, तो बेच के उसको 100 रुपया मिल रहा था, मान लो 300 रुपया मिल रहा था, तो ये सारा रुपया इसका अपना था। अब 2 बंदा हो गया काम करने में तो 150 मिलेगा। अब 3 बंदा हो गया काम करने में तो 100 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अब अगर हम इसको हटा दिए तो पैसे तो इन लोग के बढ़ जाएंगे ना, तो इनकम बढ़ जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम करेंगे, कम लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करेंगे, तो जो लोग खेती बाड़ी में है ना उनके इनकम बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व कर देंगे तो इनकम देखो कम हो जा रहा है, 100 रुपया फिर आ जा रहा है। मिलेगा तो 300 ही मिलेगा भाई, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादा आदमी के होने से पैसा जो है कम हो गया, इनकम लेवल डाउन हो गया, ज़्यादा पैसा होने से, ज़्यादा आदमी होने से। और कम आदमी था तो इनकम ज़्यादा था। यही प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, इतने लोग हो गए ना, अल्टरनेटिव उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन नहीं है तो बेचारे एग्रीकल्चर में लग गए, जिसकी वजह से सबका इनकम कम हो गया। और भी कई जगह पे होता है, जैसे शहर में देखोगे तो शहर में कैजुअल वर्कर्स को देखो एग्जांपल के तौर पर। जैसे कैजुअल वर्कर मतलब जो डेली खाने कमाने वाला है, जैसे पेंटर हो गया, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, ठीक है, ये सब लोग डेली खाने कमाने वाले हैं। तो इन लोग को भी कभी कभार काम मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर, स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट, ठेला चलाने वाले लोग हो गए, पूरा दिन गुजार देते हैं ठेला चलाते चलाते, लेकिन उतना रुपया नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और एक बात याद रखिए कि एजुकेशन आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला भी कमाता है और नहीं पढ़ने वाला भी कमाता है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा जॉब में, यानी कि एक ही काम पे आप डिपेंड रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वन वर्क पे, एक ही काम पे डिपेंड रहेंगे पूरे ज़िंदगी। और जिस दिन अगर वो काम चला गया तो आप बेरोज़गार हो गए, फिर आपका मतलब इनकम ख़त्म, गरीब बन जाएंगे, गरीबी में ज़िंदगी चला जाएगा। गरीबी मतलब रिसोर्स नहीं रहेगा और क्या। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है ना? क्या ऑप्शन है? देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, बच्चा जैसे ही पढ़ना शुरू करता है तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और क्या ऑप्शन है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, है ना, बिजनेसमैन बनेगा। तो ये ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन। पढ़ने से ऑप्शन मिलता है कि अगर आप, जैसे देखो कई सारे डॉक्टर और इंजीनियर क्वाइट करके और आईएएस में आ जाते हैं, काम छोड़ के अपने काम को क्विट करके आईएएस में चले आते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने। तो मतलब क्या कि अगर एक काम छूट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पढ़े लिखे हो ना तो कोई ना कोई काम कर लोगे, पढ़ने से तुमको ऑप्शन मिलता है। तो यही डिफरेंस है, ना पढ़ने वाला भी कमाता है, पढ़ने वाला भी कमाता है। लेकिन ना पढ़ने वाला सिर्फ एक काम के बारे में जानता है, उसके पास सिर्फ एक काम का स्किल होता है। लेकिन पढ़ने वाले के पास मल्टीपल स्किल होता है। इसीलिए तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना पढ़ाई में, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है। किस लिए? यही चीज़ ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो वही सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है। तो एक केस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लक्ष्मी विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड
government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well. Why? Because she is dependent on the rain for her unirrigated land. वेल रहेगा तो बारिश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो बैंक से या गवर्नमेंट से किसी तरह से लोन लेकर अब एक कुआं बनवा लेती है. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप wheat during the rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 2 लोग को काम मिल सकता है, ठीक है, 50 डेज़ के लिए. तो 2 हेक्टेयर में 4 लोग को मिल जाएगा 50 डेज़ के लिए, है ना. तो 2 हेक्टेयर में 4 पीपल को वर्क मिल जाएगा 50 दिन के लिए, ठीक है. तो इस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना अच्छा हम कर पाएंगे अपने एग्रीकल्चर को, उतना ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे. लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना बॉस, कि एग्रीकल्चर को कोई अच्छा कर ही नहीं पाता है. कहीं पे ज़मीन ख़राब हो जाती है, कहीं पे पेस्ट अटैक हो जाता है ना. सो 2 more members of the family can be employed in her own field. तो 2 हेक्टेयर में 4 लोग हो जाएंगे, मतलब उसके फैमिली से 2 लोग और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं. ना सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, नया डैम बनने वाला है. अब डैम के लिए कैनल्स भी बनाना है ना, ताकि कैनल्स से हम फार्म को जोड़ सकें. डैम बना दिए, डैम से कैनल्स बनाएंगे, नाली, और नाली अपने खेत तक जोड़ लेंगे ताकि डैम का पानी मेरे खेत तक आ सके. इससे क्या होगा, पहला डैम बनाने में काम मिलेगा लोगों को, दूसरा कैनल बनाने में काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, समझे. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वगैरह ख़त्म करने का यही तरीका है. सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा, आप लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा. पढ़ाई करते हैं, पता है क्या सोच के पढ़ाई करते हैं, कि पढ़ेंगे और जॉब लेंगे. ये नहीं सोचते कि पढ़ेंगे और बिज़नेस करेंगे. अरे भैया, ये सोचो कि पढ़ेंगे बिज़नेस करेंगे. ये मत सोचो कि पढ़ेंगे हम जॉब लेंगे. सोचो कि पढ़ेंगे बिज़नेस करेंगे. बिज़नेस करोगे तो 10 लोग में जॉब बांटते चलोगे, ठीक है. और नहीं तो फिर अगर ऐसे भागोगे ना कि हमको जॉब के लिए पढ़ना है, जॉब के लिए पढ़ना है, तो भैया खाली जॉब के पीछे ही भागते रहोगे. समझ में आ रहा है. गवर्नमेंट कितना करेगा यार, गवर्नमेंट का भी तो एक लिमिट है ना. आपसे मांग लेगा कि टैक्स दो, टैक्स भरो, तो आप टैक्स भरेंगे नहीं. तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, छत से थोड़ी ना आ रहा है पैसा, पेड़ से थोड़ी ना आ रहा है, आप ही के टैक्स के पैसे का है ना. कितना जॉब क्रिएट करेगा बेचारा. तो आप जॉब बनाओ ना, आप सिटीज़न हो, आप पढ़ लिख रहे हो, आप जॉब बनाओ. देखो यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लो, कितने लोग को यूट्यूब जॉब प्रोवाइड किया है कि नहीं. इसी तरह से कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंस्टाग्राम है, कई सारी चीज़ें जो जॉब प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को. हम इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग अपने मार्केट, अपने ब्रांड्स का एडवर्टाइज़ करके कमा रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव प्लस पर्सनल प्राइवेट मेंबर का कंट्रीब्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें हैं लिखी हुई कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, सब्सिडी वगैरह, बैंक से लोन मिलेगा, तो जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं. जैसे प्लानिंग कमीशन, तो पहले नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब नाम है इसका नीति आयोग. सरकार की एक बॉडी है जो मेज़र करती है कि देश में डेवलपमेंट किस तरह से चल रहा है. तो बताती है कि एजुकेशन सेक्टर में, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है. अभी देखो एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं. अगर हम यहाँ पे एक स्कूल खोल रहे हैं, ठीक है, तो एक स्कूल में हमको टीचर की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी, गार्डनर की ज़रूरत होगी, किचन में ज़रूरत होगा, कुक का ज़रूरत होगा, है ना. फिर इस बिल्डिंग को बनाने वाले का ज़रूरत होगा, इसको रिपेयर करने वाले का, इसको पेंट करने वाले का. तो कितना सारा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक बिल्डिंग से.
तो यही बात है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो कहीं ना कहीं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट या तो सरकार करे या तो फिर आप कीजिए, आप बनिए, बिजनेस खड़ा कीजिए, ठीक है। तो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, हेल्थ वर्कर चाहिए, है ना। ऐसी इसी तरह से कई सारा एग्जाम्पल है। आईटी सेक्टर तो अब तो प्रॉब्लम होता जा रहा है, जब से एआई का ज़माना आ रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सबका जॉब चला जा रहा है, ठीक है। सब दिमाग लगा रहा था, पता है क्या, जैसे एआई आया तो दिमाग लगा रहा था, इससे कोड लिखवा के अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने अपने कंपनी में। कंपनी बोला, और ऊपर से गलती क्या किया है सब कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूरा एकदम चला रहा है ट्रेंड कि अरे ये देखो ब्लैक बॉक्स एआई है, इससे कोड बना लो, ये कर लो। उल्टा हो गया। सर कंपनी का बॉस लोग देखा, बोला कि अरे जो काम ये लोग कर रहा है, इन लोग को हम दे रहे हैं सैलरी 10 लाख 20 लाख, तो काहे ना हम खुद से कर लेते हैं ये काम। दो बंदे को खाली रखते हैं, वो इस काम को देख लेगा, बाकी जो मान लो 40 लोग हैं उसको हटा देते हैं, है ना। चला गया नौकरी बढ़िया से। खैर, सरकार की इनिशिएटिव होना ज़रूरी है, और हमारे पास राइट टू वर्क भी है, ठीक है। राइट टू वर्क क्यों दिया गया पता है, ताकि हमारे देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जब भी वर्ड आएगा ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो मोदी जी को याद कीजिएगा। क्यों? मोदी जी का फेमस डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास। तो जब भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात आएगा, बस इस लाइन को याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास करने के लिए राइट टू वर्क होना ज़रूरी है, वरना कुछ लोग को काम मिल जाएगा और कुछ लोग बेचारे जिनके पास, मान लीजिए भाई जिसके पास पढ़ने के लिए एक्सेस ही नहीं है, जो पढ़ नहीं पाया है, उसको भी तो काम देना सरकार का काम है ना, समझे। अब अगर आपके पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो सरकार कभी आपको नौकरी देगा? नहीं देगा, कोई भी नौकरी नहीं देगा ना भाई। आप भी जाइएगा सरकार में तो आप भी नहीं दीजिएगा नौकरी किसी को, अगर अधिकार नहीं है तो इसीलिए सरकार ने कई सारा स्कीम लाया, जैसे एमजी नरेगा 2005 वाला। तो एमजी नरेगा के तहत 100 दिन का काम देने का बात हुआ कि गांव में जो लोग हैं ना, गांव में रहते हैं, तो गांव में जो रहते हैं उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा, और अगर काम नहीं दे पाए ना तो 100 दिन का पैसा दिया जाएगा, पेमेंट। तो इससे फ़ायदा क्या है कि 100 दिन का तुमको काम देंगे। जैसे खेती बाड़ी में देखो, खेती बाड़ी में क्या होता है ना, जो क्रॉप है आपका सीज़न पे डिपेंड करता है। जब सीज़न आएगा तब फसल उगेगा, तो सीज़न चल रहा है तो ठीक है आप खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन जब ऑफ सीज़न है तो क्या करेंगे भाई, बेकार थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तब सरकार आपको दे रहा है ना काम करने के लिए, भूखे मत मरिए, सरकार आपको दे रहा है 100 दिन का काम, और काम नहीं देगा तो आपको पैसा देगा, है ना, लिखा हुआ है साफ साफ। अगर फेल कर जाता है एम्प्लॉयमेंट देने में तो आपको अलाउंसेस देगा, अलाउंसेस मतलब पैसा देगा 100 दिन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितना बाकी है यार अभी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और अच्छा सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हाँ चलो बस 2 टॉपिक बचा, चलो बढ़िया है, बस 2 टॉपिक है, बड़ा लंबा चैप्टर है। चलिए, नाउ डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड यानी सरकारी, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट, ठीक है। देखो ये कांता, देखिए कमल, ठीक है, कांता और कमल पड़ोसी है दोनों। कांता ऑफिस में काम करती है, कितने बजे से? 9:30 बजे से 5:30 बजे शाम तक। सैलरी रेगुलर मिलता है, हर महीने सैलरी मिल जाता है। सैलरी के साथ साथ पीएफ भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और मेडिकल का खर्चा भी देता है, जहाँ ये काम कर रही है ना जिस ऑफिस में, वो इसको मेडिकल का खर्चा भी देता है, और भी जितना खर्चा इसका है वो भी देता है। और संडे को काम पे नहीं जाना है, संडे को छुट्टी है, छुट्टी का भी पैसा मिलेगा भाई। तो जब उसने ज्वाइन किया था तो उसमें उसी टाइम सब लेटर वगैरह
मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो था ना, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब ज्वाइनिंग के टाइम पर ही उसके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन था कि हाँ आपका संडे को छुट्टी रहेगा, पेड हॉलीडे, सिर्फ 9:30 से 5:30 ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं, हर महीने आपको सैलरी मिलेगा, पीएफ मिलेगा। ठीक है, मौज है भाई कांता का। कांता का पड़ोसी है कमल। कमल दिहाड़ी पे काम करता है, मतलब डेली पेमेंट पे। ठीक है, एक दुकान है, ग्रॉसरी शॉप, किराना का दुकान, वहीं काम करता है। सुबह जाता है 7:30 बजे, रात के 8:30 बजे तक काम करता है। और उसको देखो 9:30 से बस 5 बजे तक, है ना, ज़्यादा काम तो कमल कर रहा है। तो ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस, खाली सैलरी मिलता है, सैलरी के अलावा कोई खर्च नहीं। कांता को देखो कितना बढ़िया है, मेडिकल का खर्चा मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है ना, और कोई भी पेड हॉलीडे भी इसको नहीं मिल रहा है कमल को। लेकिन कांता को तो संडे को छुट्टी मिल रहा है, पेड हॉलीडे। और किसी तरह का कोई लेटर भी नहीं दिया गया था, मतलब जब वो आया ना काम ज्वाइन करने के लिए कमल, तो कोई लेटर वेटर नहीं दिया गया इसको, मतलब जब मन चाहेगा इसको दुकान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कांता को लेटर दिया गया था, तो इसका जॉब फिक्स है, इसको जब मन चाहे काम से नहीं निकाला जा सकता है। तो भैया सीधा सा बात है, कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही होता है, न जॉब फिक्स रहेगा, न सैलरी बढ़िया मिलेगा, न छुट्टी सही से पेड मिलेगा, और न पैसा सही से मिलेगा। और कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जहाँ जॉब भी फिक्स है, सैलरी भी फिक्स है, पेड हॉलीडे है, सब कुछ है। ठीक है, देखो सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर वो जगह आ गया जहाँ पे आपको काम रेगुलर मिलेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होने का मतलब सरकारी, सरकार का नियम कानून फॉलो करने वाला। जैसे सरकार का नियम कानून क्या, सरकार की फैक्ट्रीज होती है, आपको पता ही है, तो फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कई सारे एक्ट हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ, सारा फंक्शन, सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर एक फॉर्मल तरीके से होता है, एक अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation। किसी को अगर फैक्ट्री वगैरह लगाना भी है गवर्नमेंट के इससे, जैसे कई लोग अपना सेटअप करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं और गवर्नमेंट का स्टेक लेते हैं, रजिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स मिलता है, अगर काम ज़्यादा करोगे तो ओवर टाइम का पेमेंट भी मिलेगा आपको, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे पेड लीव्स, हॉलीडे के टाइम पर भी पेमेंट मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एंड सपोज टू मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा आपको, और पानी बढ़िया मिलेगा, इन्वायरमेंट बढ़िया मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। कमल बेचारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, खाली पैसा दे देगा, बेच देगा। अगर कमाई बढ़िया नहीं ना चला दुकान का, तो उसको निकाल भी देगा वहाँ से। ठीक है, जस्ट अपोजिट समझ लो। तो फिर सवाल ये उठता है कि हर इंसान तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ना जा पाता है। अब जिसके पास बेचारे को पढ़ाई लिखाई सही से मिला ही नहीं, तो कहाँ से वो ऑफिस का काम पकड़ेगा, वो तो बेचारा कहीं ना कहीं ढाबे में, दुकान पे ही काम करेगा। लेकिन सरकार को उसको भी तो बचाना है ना, उसको तो नहीं ना छोड़ सकता है सरकार। तो क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली।
It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. कई सारा तो ऑर्गेनाइज्ड वाला अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड दिखाता है. क्यों दिखाता है? अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड ना किया गया हो. सिंपल सा बात याद रखो, जो भी कंपनी ऑफिस गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है उसको ऑर्गेनाइज्ड बोल देंगे. क्योंकि रजिस्टर्ड मतलब अब गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट को आपको फॉलो करना होगा. और जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड है, उसको बोल देंगे अनऑर्गेनाइज्ड. क्यों? क्योंकि भैया इसने रजिस्टर्ड किया ही नहीं है तो गवर्नमेंट का बात क्यों मानेगा. ठीक है. तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स आर फोर्स्ड टू इंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स विच पे अ वेरी लो सैलरी. दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पे a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secured. Have no. बड़ा यार लिखे रहता है, मतलब एक ही चीज़ को रिपीट करा. अभी देखो यही सारा डेफिनेशन जो है ना, ये पूरा डेफिनेशन है अनऑर्गेनाइज्ड का, और यही पूरा डेफिनेशन अनऑर्गेनाइज्ड का यहाँ भी दिया हुआ है. सेम बात लिखे रहता है. मेन बात डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है. कहाँ है डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने का? अच्छा, हिस्ट्री से देखो. 1990 से अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. कई लोग का नौकरी ख़त्म, छूट जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अब काम इनको मिल नहीं रहा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में निकाल दिया गया है, तो अब मजबूरन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ना पड़ता है इनको. अब वहाँ पे काम ज़्यादा है ना. Besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers. तो ज़रूरी क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर वर्क प्रोवाइड कराया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए इन लोगों को. देखो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है. देख रहे हो यहाँ पे बेच रहे हैं ना सामान, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है. नाउ हु आर दीज वल्नरेबल पीपल? कौन है ये लोग जिनको प्रोटेक्शन चाहिए? गांव में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं? वैसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो मज़दूर हो गए वो. या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है. शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस जैसे वेवर कपड़ा बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ. 80% लोग गांव में जो है ना, उनके वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, मतलब उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है. और 1 हेक्टेयर में तो 2 ही लोग काम करते हैं, पता ही है, अभी हम लोग पढ़े. तो इन फार्मर्स को ना क्या चाहिए? इन फार्मर्स को चाहिए कि टाइम से इनको सीड मिल जाए, जो भी खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरी सामान है वो टाइम से मिल जाए, लोन मिल जाए खेती करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए, और मार्केट के लिए बढ़िया सा आउटलेट मिल जाए. शहर में, वो तो गांव का हो गया ना, शहर में मेनली आपको दिखेंगे वो लोग जो छोटे छोटे इंडस्ट्री में काम करते हैं, या दिहाड़ी पे काम करने वाले आपको दिखेंगे, कैजुअल वर्कर कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाने वाले दिख जाएंगे, या गली मोहल्ले में आपको ठेला लेके सामान बेचने वाले मिल जाएंगे, सर पे सामान रख के बेचने वाले मिल जाएंगे, कपड़ा बेचने वाले, फिर कई सारा रैक पिकर्स आपको मिल जाएंगे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट का सपोर्ट. किस लिए भाई? रॉ मटेरियल मिले, मार्केट में पकड़ बना सकें. कैजुअल लेबर चाहे गांव में हो या शहर में, उनको प्रोटेक्ट करना है. अभी तक तो वही घूम रहे हैं कि प्रोटेक्ट करना है. कैसे प्रोटेक्ट करना है वो तो बताओ. वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम SC ST बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ये मैक्सिमम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं. Besides getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. Protection and support to the unorganized worker is thus necessary for both. देखो इतना सारा खाली बात कह रहा है कि कम पैसा मिलता है, इसे मिलता है, उसे मिलता है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बता नहीं रहा कि प्रोटेक्शन कैसे देगा. तो भैया एक जगह बताया है, ठीक है, मेंशन किया है. देखो यहाँ पे सरकार को क्या करना है? सरकार को इनको सीड्स प्रोवाइड कराना है, सब्सिडाइज्ड सीड्स. यानी सब्सिडाइज मतलब
कि कुछ पैसा सरकार दे देगा सीड का, कुछ पैसा इन लोगों को देना पड़ेगा। खेतीबाड़ी के लिए सामान है, लोन, सरकार को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराना है गांव में खेती करने के लिए। स्टोरेज फैसिलिटी, सरकार को कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कराना है। तो सरकार कानून बनाए इन लोगों के लिए, जैसे कई सारे कानून है ना, फैक्ट्री एक्ट और क्या क्या है, हाँ फैक्ट्रीज एक्ट दिख रहा है आई होप, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसी तरह से कानून बनाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए भी कि भैया हम तुमको, अच्छा एक देखो, एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है, लोन वाला सिस्टम। सरकार लोन प्रोवाइड करता है सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, और कई दफ़ा तो माफ़ भी कर देता है। किस लिए लोन प्रोवाइड करता है आपको? ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके और आप अपने काम को बढ़ाएं, आप अपने इनकम को बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? तो सरकार अलग अलग स्कीम लाती है, सरकार अलग अलग तरह से आपको हेल्प करने का कोशिश करती है, कभी सब्सिडी के थ्रू, कभी आपका टैक्स माफ़ कर देती है। खेतीबाड़ी के ज़मीन पे टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ सेक्टर्स ओनरशिप के टर्म में, उस टाइम पे किस टर्म में था सेक्टर? देखो अभी हमने पढ़ा था सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में, और अब हम ओनरशिप में देख रहे हैं। ओनरशिप मतलब पब्लिक प्राइवेट, मालिकाना हक किसका है? गवर्नमेंट का मालिकाना हक है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का? अगर किसी असेट के ऊपर या सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट का हक है, मतलब वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपको, तो पब्लिक सेक्टर कहेंगे, सरकारी नौकरी। और अगर किसी पर्सनल, किसी एक आदमी का या किसी कंपनी का है, जैसे मैंने बोला आपको कि आईएएस की जॉब अवेलेबल है, तो आईएएस की जॉब, आईएएस की सर्विस, जॉब नहीं सर्विस सॉरी, इस सर्विस को कौन प्रोवाइड कराता है आपको? गवर्नमेंट या कोई कंपनी? गवर्नमेंट। तो ये हो गई पब्लिक सर्विस, ये हो गई पब्लिक सर्विस, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे आपको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कौन प्रोवाइड कराएगा भाई? आईआईटी कंपनी, है ना, कोई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल वगैरह की कंपनी हो गई, ये सब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये किसका है? किसी प्राइवेट आदमी का है, कंपनी का है। तो कंपनी प्रोवाइड करा रही है, आदमी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हो गया प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट सर्विस। और सरकार प्रोवाइड करा रहा है तो पब्लिक सर्विस। जैसे रेलवे है, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, है ना, ये सब सरकारी है, पब्लिक सेक्टर में आता है। और वहीं आपका टिस्को हो गया, आरआईएल हो गया, ये सब प्राइवेट है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़, प्राइवेट सेक्टर में जो एक्टिविटी होता है प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, और पब्लिक सेक्टर भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट सैलरी देती है ना, तो कैसे सैलरी देती है? आप ही का टैक्स जो है, आप ही के टैक्स से आपको सैलरी देती है। तो जितना भी खर्च वगैरह आपका मेंटेन होता है पब्लिक सर्विस में, वो टैक्स के थ्रू ही होता है। और प्राइवेट में जो मेंटेन होता है, तो प्राइवेट में आप जो अपना मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनाए, तो सॉफ्टवेयर को आप बेचे ना, तो उससे जो पैसा मिला प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट से आपको सैलरी वगैरह मिलेगा वर्कर लोग को, ठीक है, और इसमें टैक्स से मिलेगा। समझ में आया? तो देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। अभी देखो कई सारी चीज़ें हैं ना, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा सकता आपको, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराएगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी उनको दिया जाता है जो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। और स्किल के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन भी
प्रॉपर एजुकेशन, कंपटीशन वाला एजुकेशन, जहाँ पे आप अचीव कर सकें। लेकिन यार पूरे देश में कई लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं, है ना। कई लोग एजुकेशन होते हुए भी अनस्किल्ड हैं। तो उनके लिए सरकार है ना, उनके लिए पब्लिक सर्विस है। जैसे रोड बनाने में उनको काम मिल सकता है, ब्रिज बनाने में, रेलवे बनाने में, हार्बर्स, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इरिगेशन थ्रू डैम्स, है ना। तो सरकार खर्च करती है, हेवी स्पेंडिंग करती है, सरकार खूब खर्च करती है। किस लिए? ताकि ये जो अनस्किल्ड है ना, इनको जॉब्स दे सके सरकार। अगर जॉब नहीं देगी तो पता है क्या होगा? एक तरफ हो जाएंगे एकदम अमीर लोग और एक तरफ हो जाएंगे एकदम गरीब लोग। गैप हो जाएगा समाज में, समाज बट जाएगा। एक तरफ अमीर होंगे, एक तरफ सिर्फ गरीब होंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार इस गैप को ख़त्म करती है, दोनों को इक्वल लेवल पर लाती है। कैसे इक्वल लेवल पर लाएगी? जॉब्स देगी सरकार। सरकार खर्च करेगी, किसके पैसे से खर्च करेगी? टैक्स के पैसे से, ठीक है। इसलिए टैक्स भरिए, टैक्स भरना ज़रूरी है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे बिजली, है ना, बिजली आ रहा है आपके घर में, तो अगर प्राइवेट वाला से बिजली लोगे तो महंगा पड़ेगा, और सरकार देगी तो सरकार 200 यूनिट फ्री देगी, ठीक है। 200 यूनिट फ्री देगी। तो किस लिए कर रहा है ये सब काम? ये सब काम हो रहा है वेलफेयर के लिए, भलाई किया जा सके जनता का। हमारा गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेयर प्राइस प्रोवाइड कराती है फार्मर को। आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, है ना। ये एक ऐसा प्राइस है कि इससे नीचे अगर मार्केट में आपको मतलब कोई बोल रहा है, आपके पास 100 किलो मान लीजिए प्रोडक्शन है, आपका 100 किलो का चावल का खेती प्रोडक्शन हुआ है 100 किलो, तो अब कोई बोला कि 100 किलो हम आपको 32 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे चावल, 32 रुपये किलो के हिसाब से। आप बोले कि नहीं भैया हमारा लॉस हो जाएगा, कम से कम 40 रुपये रखिए, 40 रुपये किलो ले लीजिए। अब मार्केट में मान ही नहीं रहा है, मजबूरन आपको अपने लॉस करके बेचना पड़ेगा। सरकार बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, हमको आके बेचो, हम देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम मान लो रख दिए हैं 38 रुपया दाम, 38 रुपये पर किलो, तो इससे कम में किसी को नहीं बेचोगे तुम। अगर कोई इससे कम में तुमको बोल रहा है बेचने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको बेचने का, हमको ला के बेचो, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसको राशन शॉप के थ्रू बांट भी देता है जनता में ही। पता है 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग राशन से उनका घर चलता है, राशन लेते हैं 80 करोड़ लोग आज भी इंडिया में राशन लेते हैं। तो इससे क्या है? फूड सिक्योरिटी बना हुआ है। फूड सिक्योरिटी मतलब किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होगी। यही तो भलाई का काम है भाई। जिसके पास खाना नहीं, सरकार उसको खाना तक दे रहा है। कैसे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। फेयर प्राइस राशन शॉप होता है ना, तो गवर्नमेंट खर्च करती है। इवन देखो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, ये सब भी तो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना। तो ये सब सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल किस लिए? ताकि वेलफेयर का काम किया जा सके। बढ़िया स्कूल, बढ़िया हेल्थ केयर देंगे ना, तो बच्चों का जो मृत्यु दर है, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, वो इम्प्रूव करेगा, कम बच्चे मरेंगे। पहले पता है इंडिपेंडेंस के टाइम पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, गलत लिखा गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से पता है उस टाइम पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक जी सकते हैं, वो बस 40 तक था। इससे ज़्यादा नहीं जीते थे लोग, मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने खर्चा करना शुरू किया, आज़ाद हुए हम लोग, खर्चा करना हमने शुरू किया, सरकार ने प्रोवाइड कराया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। तो अब आज के टाइम पे देखो, अब तो आपको दिख जाएंगे 80 साल के बूढ़े लोग भी दिख जाएंगे आपको। पहले बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते थे, कहीं पे कुपोषण का शिकार हो जाते थे, कहीं पे फैसिलिटी सही से नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के टाइम पे देखो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम होता जा रहा है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, सरकार का प्रोवाइड कराने का काम है।
घर भी, पीएम आवास योजना है ना, तो गरीब लोग हो गए उनके लिए घर, पानी, खाना, न्यूट्रिशन सब सरकार प्रोवाइड कराता है। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको पब्लिक और प्राइवेट सर्विस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो सॉरी, चैप्टर कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं सारा पॉइंट्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपको काम मिल नहीं रहा है, आप काम करना चाहते हैं मिल नहीं रहा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, काम है आपके पास लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है वहाँ पे ज़्यादा, मतलब आपको बहुत कम पैसा दिया जा रहा है काम के हिसाब से, ठीक है। उतना काम भी नहीं है, या तो काम नहीं है या तो पैसा उतना नहीं दिया जा रहा है आपको, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।